वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 187 टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 187 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित करती है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान या नेपाल? मैत्री एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो है भारत और थाईलैंड की सेना के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड की सेना के बीच है। वर्ष 2024 का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है 1 से 15 जुलाई 2024 तक, यानी इसी मंथ आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी मिसमैच है? यह है स्टेट यानी राज्य और यह है राष्ट्रीय उद्यान। उल्टा हो गया, ठीक है। ये है राष्ट्रीय उद्यान और ये है राज्य। पहला है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, उसके सामने आंध्र प्रदेश लिखा है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान के सामने गोवा लिखा है। डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान के सामने लिखा है जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, मिसमैच पूछ रहा है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कई बार एग्जाम में प्रश्न बना इस पर। आंध्र प्रदेश में ठीक है पहला ठीक है। डाचीगम जम्मू कश्मीर ये भी ठीक है। और मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा ये भी ठीक है। तो सारे के सारे तो अपने स्टेट के साथ सही सुमेलित हैं। तो कौन सा गलत पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे क्योंकि सारे के सारे सुमेलित हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये है राज्य और ये है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ये है आंध्र प्रदेश में। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है और डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? गोंडा में, बलिया में, संत कबीर नगर या एटा में? सुरहा ताल अभ्यारण्य यह है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सुरहा ताल एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 1528 हेक्टेयर और सुरहा ताल कृषि क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सूचीबद्ध नहीं है, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है वो? इनमें से कौन सा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान? कांजीरंगा, सुंदरवन, कान्हा, केवलादेव? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है कांजीरंगा असम का, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और केवलादेव भी है। मध्य प्रदेश का कान्हा नहीं है इसमें, ठीक है। मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर स्थल नहीं है। देखिए, भारत में कांजीरंगा हो गया, केवलादेव हो गया और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, यानी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट इकोलॉजी का समझ लीजिए इस प्रश्न को। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, अब कुछ नहीं है सामने, क्या बताना क्या है इसमें, बस ये है कि विकल्प को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गंधहीन गैस है, रंगीन गैस है, 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी होती है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है किंतु जलवायु परिवर्तन में योगदान नहीं देती। कोई एक ही करेक्ट होगा इसमें। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन में तो योगदान देगी ना फिर, अगर ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है। तो इतना गलत हो गया, इतना हाफ सही हो गया, तो उसकी वजह से पूरे गलत होगा ये। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी होती है, इसलिए दूसरा भी गलत है। रंगीन गैस नहीं है, ये रंगहीन गैस है। CO2 एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, तो ए करेक्ट हो जाएगा, ए है इसका आंसर। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनी होती है।
ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करती है और ग्रीन हाउस प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और आग जलाने के लिए ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है पूछ रहा है, यानी बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसमें। कागज, भोजन एवं पादप अवशिष्ट, कीटनाशक, कास्ट एवं सेलुलोज। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सेपरेट। ठीक है, दोनों को अलग अलग रखिएगा। कागज बायोडिग्रेडेबल है, भोजन एवं पादप अवशिष्ट भी बायोडिग्रेडेबल है। इसके अलावा माल पदार्थ, मूत्र, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। कास्ट एवं सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल है। कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल DDT हो गया। तो सी है इसका आंसर। तो पहले देख लेते हैं जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। वे प्रदूषक जिन्हें समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है। और विभाजित कैसे होंगे? ये कुछ बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा विभाजित होंगे, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल घरेलू अपशिष्ट यानी कचरा, मल पदार्थ, मूत्र, सीवेज, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, मवेशियों का गोबर हो गया, जानवरों की हड्डी हो गई, चमड़ा हो गया, ऊन हो गया, सब्जी सामग्री या पौधे, ये सब बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक हैं। सब्जी सामग्री, टमाटर के छिलके, सड़े टमाटर, केले के छिलके इत्यादि। अब है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक यानी गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक या गैर निम्नीकरणीय प्रदूषक। तो वे प्रदूषक जिन्हें प्रकृति में सरल या हानि रहित पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल DDT हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन बैग हो गए, कीटनाशक हो गया, पारा हो गया, सीसा हो गया, आर्सेनिक हो गया, एल्युमिनियम के डिब्बे हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गया, कांच की वस्तुएं, लोहे के उत्पाद और चांदी की पन्नी जैसी धातु की वस्तुएं, ये सारी की सारी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं यानी गैर निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा इनमें से? कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टेट PCS में कई बार पूछा है ये। सबसे स्टेबल समुद्री या महासागर का पारिस्थितिक तंत्र होता है, सी है इसका आंसर। तो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, ये लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, जबकि अन्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र जैविक घटकों में परिवर्तन और उत्तराधिकार का अनुभव करते हैं। जो महासागर या समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है अपनी प्राकृतिक द्रव प्रकृति में खारे होते हैं, जल में घुलित इनके ऑक्सीजन होती है, प्रकाश और तापमान के कारण इस तालिका में है। स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो स्टेबल इकोसिस्टम होता है, क्या होता है वो? किसी पर्यावरण को तब स्थिर माना जाता है जब उसकी संरचना और कार्य लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं। उनका पैमाना बहुत बड़ा है, इसलिए महासागरों में अल्प परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं है। देखिए मूंगा चट्टाने जो है यानी कोरल रीफ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक विविध रूप है जो कुल मिलाकर सभी समुद्री प्रजातियों का 1/4 हिस्सा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सौर प्रदूषण या जल प्रदूषण? ग्रीन मफलर देखिए शोर को दबाने के लिए यानी जो नॉइस होती है उसको दबाने के लिए सड़कों के किनारे पंक्ति में लाइन टू लाइन पेड़ों को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये शोर से संबंधित है, सी है इसका आंसर। ग्रीन मफलर यह आबादी वाले क्षेत्रों या सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास, सोसाइटी आदि जैसे शोर वाले स्थानों के आसपास 4 से 6 पंक्तियों में पौधे लगाकर प्रदूषण को कम करने की एक टेक्निक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम करें, क्योंकि जो शोर है उसको फिल्टर करते हैं ये पेड़ पौधे और इसे नागरिकों तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। ठीक है, जो शोर नागरिकों तक सीधे सीधे ना पहुंचे उसमें बाधा पैदा करते हैं ये पेड़ पौधे। तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए घरों और इलाकों के आसपास अशोक और नीम के पौधे लगाने की एक योजना है और इस योजना का उद्देश्य है प्रदूषक गैसों को अवशोषित करना और चलते वाहनों से उत्पन्न निलंबित कण या धूल को व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है इसमें? महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र या अशोक चक्र?
भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो परमवीर चक्र जो है युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। इसे सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को पेश किया गया था और मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है, किया गया है? पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। देखिए, पासपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है इंडिया में विदेश जाने के लिए? ठीक है, वैसे पासपोर्ट दूसरे भी काम आ सकता है, जैसे कि होटल बुकिंग में इसको दिखा सकते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में पासपोर्ट की कॉपी। तो ये विदेश मंत्रालय इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो विदेश मंत्रालय ने मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा लॉन्च की है। क्या है इसमें? एप्लीकेशन एम पासपोर्ट स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि पासपोर्ट आवेदन स्थिति ट्रैकिंग, पासपोर्ट सेवा केंद्र का पता लगाना, पासपोर्ट प्राप्त करने में शामिल विभिन्न चरणों पर सामान्य जानकारी। एम पासपोर्ट सेवा को सबसे पहले एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है और एप्लीकेशन का जो नवीनतम संस्करण है यानी अपडेटेड वर्जन है वो पासपोर्ट सेवा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। तो एम पासपोर्ट विदेश मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? सभी को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मधुशाला द हाउस ऑफ वाइन हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की एक पुस्तक है और इसमें 145 चौपाई यानी 4 पंक्तियों वाली रुबाइयाँ हैं और हिंदी में मूल पुस्तक मधुशाला की संकल्पना और लेखन 1933-34 में किया गया था, जिसका पहला प्रकाशन हुआ 1935 में। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जुलाई में, अप्रैल में, जनवरी में, सितंबर में? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है जनवरी में, यानी 24 जनवरी को इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2008 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता? निम्नलिखित में से ये मोहम्मद शमी को मिला था, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो मोहम्मद शमी ने खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता। अर्जुन पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है या खेल सम्मान है। पहला कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, इस पुरस्कार का नाम किसका अर्जुन पुरस्कार का नाम प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के पात्रों में से एक अर्जुन के नाम पर रखा गया है और मंत्रालय पूछ ले तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश वित्त निगम यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या उद्योग? उत्तर प्रदेश वित्त निगम उद्योग, ठीक है, उद्योग जगत के विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम यूपीएफसी उद्योगों के विकास के लिए वित्त सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1954 में स्थापित उत्तर प्रदेश वित्त निगम का प्राथमिक उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में औद्योगिक विकास का समर्थन करना है। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1954 में, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मोगाओ गुफाएं यानी मोगाओ केव, जिन्हें हजारों बुद्ध की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मोगाओ केव्स
कहाँ पर है ये? भारत में है क्या, नेपाल में है क्या, थाईलैंड में है क्या, या फिर चीन में है क्या? मोगाव केव वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है इनको, मोगाव गुफाओं को। यह है चीन में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो मोगाव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है, चीन के गांसू प्रांत के एक नखलिस्तान शहर डुनहुआंग के दक्षिण पूर्व में स्थित 500 मंदिरों की एक प्रणाली है। देखिए, चीन जो है वह एक समृद्ध और विविध धार्मिक परिदृश्य रखता है, जिसमें बौद्ध धर्म ने अपने पूरे इतिहास में एक प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मोगांव गुफाएं 4 लाख वर्ग फुट से अधिक भित्ति चित्रों और विभिन्न बौद्ध कहानियों और आकृतियों को दर्शाने वाली मूर्तियों के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और कलात्मक खजानों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये गुफाएं जो हैं अपनी उत्कृष्ट बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें भित्ति चित्र और मूर्तियां शामिल हैं, जो 4वीं से 14वीं शताब्दी तक फैली हुई हैं। तो 15 प्रश्न थे ये, इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है यूपीपीसीएस में, 150 प्रश्न है, तो इस तरह के प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ठीक है, 9560112583।